2001 में एक इलाहाबाद से एक अखबार निकलता है आज। ये डेली न्यूज दैनिक अखबार है, डेली न्यूज़पेपर है। तो इसके वहां पे चीफ रिपोर्टर एक हुआ करते थे, जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सिंह। तो 17 दिसंबर की रात अपना काम खत्म करने के बाद कायदे से धीरेन्द्र सिंह को घर पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो घर पहुंचते नहीं है। घर वाले इंतजार करते हैं, दफ्तर फोन करते हैं, साथियों को फोन करते हैं, बट कोई पता नहीं चलता। मोबाइल स्विच ऑफ। फिर लगता है कि कई बार कई काम के सिलसिले में लोग इधर उधर चले जाते हैं, नहीं बताते हैं। तो घर वालों ने कहा चलो कोई नहीं, अगले दिन लौट आएगा। लेकिन अगले दिन भी कोई खबर नहीं। और तमाम जानने वालों से, तमाम दोस्तों से, हर एक जगह से पूछ लिया जाता है। फिर ये लगता है किसी स्पेशल असाइनमेंट पे, कोई खबर पे निकले हों। तो जो बॉसेज ऑफिस के वो भी बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चक्कर में करीब 24-48 घंटे गुजर जाते हैं, धीरेन्द्र सिंह का कोई पता नहीं चलता। आखिर में थक हार कर धीरेन्द्र सिंह के घर वाले पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं, और चूंकि एक छोटे शहरों में जो अखबार और ये सारे जो जर्नलिस्ट होते हैं, इन सब का दबदबा बड़े शहरों के मुकाबले ज्यादा होता है। तो एक जर्नलिस्ट के लापता होने की खबर जब पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है, फिर अखबारों में भी खबर छप जाती है इस रिपोर्ट के बाद, तो अब पुलिस पे भी प्रेशर पड़ जाता है कि उस जर्नलिस्ट को ढूंढो। और पुलिस फिर छानबीन शुरू कर देती है, थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें एफर्ट करते हुए। जब पुलिस छानबीन करती है, तभी इसी दौरान पता चलता है कि इलाहाबाद के आसपास से ही पिछले कुछ सालों में करीब 15-20 लोग गायब हुए हैं, और कुछ महीनों में 2-4 गायब हुए। वो सारे उन लोगों का जो प्रोफाइल था वो बहुत खास नहीं था, आम लोग थे। तो शायद इसीलिए पुलिस ने भी मेहनत नहीं की उन्हें ढूंढने की, और वो केस ऐसे ही फाइलों में ही पड़ा रहा। लेकिन जब धीरेन्द्र सिंह एक जर्नलिस्ट की तलाश शुरू हुई, पुलिस ने की, तब इन केसेस के बारे में भी उसके सामने सारी चीजें आई। तो अब पुलिस ने सोचना शुरू किया कि क्या कहीं इन गुमशुदगियों का धीरेन्द्र सिंह की गुमशुदगी से तो कोई ताल्लुक नहीं है। और इस तरीके से छानबीन होती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस की इंक्वायरी लगभग 2-3 दिन तक यूं ही हर तरफ पूछताछ सब में निकल गया, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला ऐसा। कोई ऐसी स्टोरी कर रहे हैं जिसपे धमकी मिली हो, कोई ऐसी दुश्मनी किसी से। सारे एंगल पे पुलिस ने जांच कर ली, कुछ पता नहीं चला। फिर लास्ट में पुलिस ने कहा कि चलो कॉल डिटेल से ही कुछ देखते हैं कि कुछ मिलता है शायद। तो धीरेन्द्र सिंह के मोबाइल के कॉल डिटेल को खंगाला गया। जब खंगाला गया तो उसमें एक नंबर ने पुलिस को थोड़ा सा शक दिलाया, और वो ये था कि इसलिए शक दिलाया कि धीरेन्द्र ने अपने मोबाइल से एक लैंडलाइन पे कॉल किया था, और वो लैंडलाइन का जो नंबर था वो इलाहाबाद के पास एक नैनी जगह है, वहां का था। और उस लैंडलाइन से वापस फिर धीरेन्द्र के मोबाइल पे भी कॉल आया, और इसके बाद फिर वो मोबाइल हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया। तो पुलिस ने जब ये लास्ट नंबर देखा, तो पुलिस पहुंचती है, उस लैंडलाइन के नंबर का पता निकालती है, और नैनी में उस जगह पहुंचती है। तो पता चलता है कि ये जो नंबर है, ये एक फूलन देवी है, वहां की ग्राम सभा जो चुनाव होते हैं उसकी भी वो मेंबर हैं,
और उन्हीं का नंबर है ये। तो पुलिस जाकर पूछताछ करती है धीरेन्द्र सिंह के बारे में, तो फूलन देवी तो सारी कहती है कि मुझे कुछ जानकारी नहीं, लेकिन फूलन देवी की जो पति हैं राम निरंजन, पुलिस से जब पूछताछ होती तो वो बताते हैं कि हाँ धीरेन्द्र सिंह को मैं जानता हूँ, मेरी दोस्ती रही है, चूंकि वो अखबार में मीडिया में पत्रकार हैं और मेरी बीवी चुनाव लड़ती रहती है, तो इस वजह से। लेकिन मेरी आखिरी बात 3-4 दिन पहले हुई थी, उसके बाद मेरी कोई बातचीत नहीं हुई और वो कभी कभी फोन कर लेते थे और इसीलिए उन्होंने उस दिन फोन किया। तो पुलिस को भी पूछताछ के बाद कुछ ऐसी चीज पता नहीं चली जिससे वो कुछ शक करते हैं, या तो फूलन देवी पे या उसके पति निरंजन पे। तो पुलिस बैरंग लौट आती है, उसके बाद फिर अपनी तफ्तीश को और तमाम तरफ घुमाती है, लेकिन कोई सबूत, कोई क्लू, कोई जानकारी हाथ नहीं आती। इधर प्रेशर था मीडिया का, पत्रकारों का, उनका एक चीफ रिपोर्टर गायब, दिन बीतता जा रहा था, दबाव बढ़ता जा रहा था। तो पुलिस को लगा कि क्या करें, तो उन्होंने फिर से सारी चीजों को कहा कि रिविजिट करते हैं और सोचते हैं। तो एक अच्छे खासे जो आईओ थे इस केस के, उन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और सारी चीजें पता करनी शुरू की। तो इस चक्कर में उन्होंने धीरेन्द्र के साथ साथ जो हाल में गायब हुए थे जो लोग जिनकी रिपोर्ट दर्ज थी, उनके बारे में जानकारी लेनी शुरू की। तो जब उनकी जानकारी शुरू की तो पता चला कि उसमें से एक जो था उसका नाम कालीचरण श्रीवास्तव था। वो कहीं गार्ड की नौकरी करता था। इसके अलावा एक अशोक और एक संतोष, ये दोनों ड्राइवर और क्लीनर थे। और एक मोइन के बारे में ये था कि ये सम्मोहन शक्ति में बड़ा माहिर था। लेकिन इन चारों का अलग अलग कोई रिश्ता नहीं था। बाकी भी और जो गायब हुए थे उनके बारे में भी छानबीन की, लेकिन कालीचरण या फिर संतोष या फिर अशोक या फिर मोइन, इनकी गुमशुदगी में भी कोई आपस में तार नहीं जोड़ रहा था, न धीरेन्द्र से न इन लोगों से। पर छानबीन में एक चीज पता चली कि जो चारों गायब हुए थे ये बड़े ज़हीन दिमाग के थे, चाहे वो ड्राइवर हों, क्लीनर हों, पेंटर हों या फिर सम्मोहन करने की शक्ति हो, तो इनका दिमाग बड़ा तेज था। बस ये एक जानकारी थी। इसके बाद पुलिस अपना अंधेरे में तीर मारती रही, कोई जानकारी मिली नहीं। लास्ट में फिर ये है कि घूम फिर के पुलिस को एक चीज समझ में नहीं आता था कि आखिरी कॉल उस नैनी के गांव के उस घर में फूलन देवी के और राम निरंजन के क्यों, और वहां से कॉल वापस क्यों। अगर दूसरी चीज जिसने पुलिस के कान खड़े किए, फिर धीरे धीरे जब दिमाग ठंडा हुआ सोचना शुरू किया कि जो कॉल किया गया था आखिरी, जो धीरेन्द्र ने किया था, वो रात 11:15 बजे किया था। अब उस नैनी इलाके के जहां पे ये इनका घर है, वहां पे रात 11:15 का मतलब बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, इसलिए कि ये वो इलाका है जहां लोग 7-8 बजे सो जाते हैं। हर घर की बत्ती जो है वो बंद हो जाती है और लोग जनरली सुबह 4-5-6 बजे उठ जाते हैं। तो अब इस लाइन पे शुरू किया कि आखिर 11:15 बजे फोन करने की ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई, और अगर ऐसी कोई इमरजेंसी थी तो धीरेन्द्र को अपने घर फोन करना चाहिए था, अपने ऑफिस में अपने बॉसेस को, अपने कुलीग को करना चाहिए था, लेकिन उसने कहीं किसी को कॉल नहीं किया शाम से लेके उस पीरियड में, और 11:15 बजे सिर्फ वहीं किया। पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ है, यही सुराग मिलेगा और कहीं से कुछ मिलना नहीं है।
तो लास्ट में पुलिस फैसला करती है कि फिर से एक बार उसके घर में जाना है, राम निरंजन के, फूलन देवी की, और पता करना है। उसके बाद ये वहां उसके बारे में और जानकारी हासिल करनी है। तो पुलिस की टीम वहां जाने से अगले दिन जब जाती है तो अपनी कुछ टीमों को लगा देती है कि राम निरंजन और फूलन देवी की फैमिली के बारे में जरा ब्रीफ पता करो, क्या है ये लोग। तो पता चला कि राम निरंजन एक ऑर्डिनेंस डिपो में ड्राइवर की नौकरी करता था। उसकी वाइफ गांव की पंचायत की चुनाव लड़ी चुकी, लेकिन राम निरंजन में थोड़ी सी एक अजीब सी चीज थी। सरकारी नौकरी करता था, ड्राइवर था। उसकी बीवी का नाम फूलन देवी नहीं था पहले। ये फूलन देवी, उस फूलन देवी से कोई लेना देना नहीं है जो चंबल की डकैत है। कि बीवी का नाम कुछ और था, बट उसने फूलन देवी रखा नाम, और उसके 2 बेटे थे। और उसने उन दोनों बेटियों के जो नाम रखे उसने भी पुलिस को फिर हैरान किया, कान खड़े किए। एक का नाम रखा अदालत और एक का नाम रखा जमानत। ये उसके 2 बेटों के नाम है, अदालत और जमानत, और बीवी का नाम फूलन देवी। तो पुलिस को लगा कि ये अजीब सा परिवार है। इसके बाद पुलिस घर पहुंचती है। फूलन देवी उनके बच्चों से बातचीत करती है, पूछताछ करती है अलग से, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद फिर राम निरंजन से पूछताछ करती है। अब जब राम निरंजन से पूछताछ करती है पुलिस, तो वो पहले तो यूं ही सब घुमाता रहता है। उसके बाद अचानक ही पूछताछ में कहता है कि पुलिस के सामने ही फरमाइश करता है कि मैं कुछ बताऊंगा लेकिन आप मुझे नहीं पकड़ोगे। दूसरी चीज, उससे पहले ये कहता है कि मुझे कटोरी में दाल पीनी है। ये पुलिस में रिकॉर्ड में है, बकायदा स्टेटमेंट में। तो पुलिस को लगा कि पता नहीं क्या, चलो इसको दाल पिला देते हैं। उसने कहा नहीं, मुझे पूरे कुकर में दाल बनेगी, और कुकर में भरा हुआ पूरा कुकर है, वो पूरी कुकर के दाल मैं अकेले पीऊंगा। खैर, उसकी ये फरमाइश अजीब सी पुलिस पूरी करती है। कटोरी में बैठ के पूरे कुकर का दाल पी जाता है। उसके बाद वो पुलिस वाले से कहता है कि अच्छा, अगर मैं आपको कुछ बता दूं तो गारंटी है कि आप मुझे छोड़ दोगे। पुलिस वालों के पास कोई चारा नहीं, कुछ था नहीं। उन्होंने कहा चलो यही इसको लॉलीपॉप देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम बताओ। तो उसका कहता है कि अच्छा, आप मेरे साथ चलो। तो अब नैनी में वो पुलिस की एक टीम को अपने साथ लेकर, जो गांव था उसके बाहर एक थोड़ा सा सुनसान इलाका था, एक खेत था, और उस खेत के अंदर एक जगह पे एक कमरा बना हुआ था। वो खेत इसी का था, और कायदे से उसको उसने फार्म हाउस का नाम दे रखा था, जहां पे वो अपना आता था, रहता था उस एक कमरे में। उसके बाद वो उस कमरे के पास ले जाकर उस खेत में पुलिस वालों को, और ये उसके पास एक गाड़ी थी, जिस अपनी गाड़ी में ये ले गया था। और वहां ले जाने के बाद पुलिस की भी गाड़ी साथ थी। एक कमरे के पास जाता है, और फिर वहां पे वो पुलिस वालों को जो बोलना शुरू करता है, तो पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है। वो ले जाके कहता है कि ये जो कमरा बना हुआ है और ये जो जगह है, ये राजा कलंदर का है, और राजा कलंदर दुनिया का सबसे तेज दिमाग आदमी है। उसके दिमाग के आगे किसी का दिमाग कुछ भी नहीं है।
और उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। और राजा कलंदर जो है वो इसी खेत में, इसी जगह पे अपनी अदालत लगाता है कभी कभी, और उसके बाद अपना फैसला सुनाता है और यही सजा भी देता है। ये सुना रहा कहानी, पुलिस वाले सुन रहे हैं, उनको लग रहा है कि पता नहीं ये क्या बेवकूफी की बातें कर रहा है, अब ये राजा कलंदर कहां से आ गया बीच में। मैं तो राम निरंजन के साथ लेकर आया हूं, उनको लगा कि ये कुछ बताएगा, लेकिन वो अब एक कैरेक्टर राजा कलंदर ले आया और बता रहा है कि वो बड़ा ज़हीन इंसान है, इसका दिमाग बहुत तेज है, और इसी जगह, इसी फार्म हाउस में वो अपनी अदालत लगाता है, यही सजा सुनाता है, यही सजा देता भी है। ये कहते कहते वहीं पे एक बोरी पड़ी हुई थी, और वो बोरी के अंदर हाथ डालता है, और बोरी के अंदर से जब वो हाथ निकालता है तो उसमें एक सर था। अब जैसे ही वो देखता है, पुलिस वाले, वो मतलब वो हो चुका था कि ये क्या है, एक मतलब नरमुन टाइप। तो उसने बताया कि ये एक श्रीवास्तव जी का है, कोई एक श्रीवास्तव जी थे, और जो पहले श्रीवास्तव जी, एक जो आपको बताया कालीचरण श्रीवास्तव, पुलिस वाले मतलब हक्के बक्के, तब तक वो फिर दूसरी बार हाथ डाल के बाहर निकालता है, पूछते ये क्या है, ये किसका है, तो कहते हैं ये मोइन भाई का है। अब दो सर, दो खोपड़ी उसके दो हाथ में। अब जैसे ही वो पुलिस वाले देखे, उनकी तो हालत खराब। अब उसने पेड़ की तरफ दिखाया, तो कुछ पेड़ में जो खोपड़ी हैं कलर किए हुए, वो टंगे हुए थे उसी फार्म हाउस में। अब पुलिस वालों ने जब वो देखा तो और भी जाहिर सी बात है, मैं तो चौंकना शब्द छोटा होगा, लेकिन अब एक एक करके सारी खोपड़ियां दिख रही हैं वहां पे। तो पुलिस ने पूछा कि ये सब भैया क्या है, तो उसने कहा ये सब राजा कलंदर ने किया है, राजा कलंदर बड़ा ज़हीन दिमाग इंसान है। तो उसने कहा कि अच्छा ये बताओ, ये धीरेंद्र सिंह जो जर्नलिस्ट पत्रकार हैं वो कहाँ है। तो उसने कहा कि राजा कलंदर ने उसे भी सजा सुनाई, और उसे मारने के बाद उसकी जो लाश का कुछ हिस्सा है वो मध्य प्रदेश से लगता हुआ एक रीवा इलाका है, वहां पे फेंक दिया। तो पुलिस को पहले तो यकीन नहीं आया, फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता, उसने कहा मुझे मालूम है। तो उन्होंने कहा चलो वो जगह दिखाओ। तो वो पुलिस के साथ उस जगह पे जाता है रीवा के पास, और जहां पे बताता है कि वो धड़ पड़ा हुआ है बॉडी अलग अलग हिस्सों में, तो पुलिस को वहां से वो मिल जाती है। जब पुलिस को मिल जाती है तब फिर अब ये कंफर्म हो गया कि हाँ, एक तो धीरेंद्र सिंह की मौत हो चुकी है, उसका कत्ल हुआ है, और ये भी कि ये जो भी राम निरंजन बोल रहा सब सच है। फिर राम निरंजन से पूछताछ होती कि तुमने सारी कहानी तो बता दी, अब ये बताओ राजा कलंदर कौन है। तो पहले वो इधर उधर घुमाता है, फिर पुलिस जाहिर सी बात है इतनी सारी खोपड़ी और सारी चीजें देख के उसका दिमाग वैसे ही घूम चुका था। फिर सख्ती होती है तो पता चलता है कि राजा कलंदर कुछ और नहीं, उसी के दिमाग का वहम है। असल में राम निरंजन ही राजा कलंदर है। अपने आप को राजा महसूस करने के लिए उसने अपना नाम राजा कलंदर रखा था, निकनेम। वैसे उसका नाम राम निरंजन था, और उसका शुरू से ही जो बर्ताव था, वो जिस तरीके से पला बढ़ा, तो ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज नहीं था,
और जब भी इसके सामने कोई ज़हीन दिमाग, कोई लगता था कि जैसे घर में ही बोला जाता था कि वो देखो उसका लड़का कितना तेज है पढ़ने में, कितना वो है, उसका दिमाग कितना तेज है, उसकी नौकरी कितनी अच्छी लगी, ये चीजें वो सुनता था। और इसी के बाद फिर उसके दिमाग में ये बैठ गया, और वो कहीं ना कहीं फिर उसी वजह से उसने अपना नाम राजा कलंदर रखा, और उसने कहा कि बस मैं ही राजा हूं, बाकी सब मेरे आगे कमतर है, सब बेकार है। और उसको गुस्सा बहुत आता था। तो एक बार जो पहली बार उसने किया कि वो कहीं जा रहा था, गाड़ी में एक से लिफ्ट मांगी, लिफ्ट दी नहीं। वो उसी का दूर का जानने वाला कोई, उसने बस गुस्से में उसको मार दिया। मारने के बाद अच्छा, हर एक को ये बुलाता था अपने खेत में, उसी फार्म हाउस में। धीरेन्द्र सिंह के बारे में भी जब उसने बताया कि उसने उसको बुलाया, और उसके साथ उसका एक साला था वक्षराज, वो दोनों, उसने उस दिन दिसंबर का चूंकि महीना था, ठंड थी, तो उसने धीरेन्द्र को बताया कि कुछ काम है, कुछ खबर देनी है। आग के पास बैठा दिया, बोला आग सेको जब तक। तो वो आग सेकने पे ध्यान था, तब तक पीछे से वक्षराज आता, उसने देसी कट्टे से उसको गोली मारी। गोली मारी तो गिर गया। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर उसका सर काटा, सर अलग किया, और बाकी की जो बॉडी है ले जाकर फेंक दी, और सर वहीं पे अपने पास रखा। तो उसके बाद जब लिफ्ट नहीं दी, फिर उसको भी मारा यहां लाकर, फिर उसके सर धड़ से अलग किए। धड़ को ये अलग अलग जगहों पे फेंक देता था या फिर उसी खेत में दफना देता था, लेकिन सर को कभी फेंकता नहीं था। ये हर सर के ऊपर बाद में, एक तो पहले इसका ये था कि इसने किस्सा सुनाया पुलिस वाले को कि एक कायस्थ था, तो उसको ये था उसके दिमाग में कि कायस्थ लोग जो है जात के, वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, दिमाग के बड़े तेज होते हैं। तो उसने सिर्फ इसलिए कि ये कैसे तेज होते हैं दिमाग के, एक कायस्थ को उसने बुला के इसी तरह मारा, उसकी बॉडी सब फेंक दी। उसके बाद उसके सर से वो जो उसका मेन था, सर इसलिए रखता था कि एक तो उसका ब्रेन का जो है वो सूप बनाता था, और वो पी जाता था कि इससे मेरा ब्रेन तेज होगा। और उसने लगभग ऐसे ही किए सारे के साथ। और उसके बाद जो खोपड़ी होती थी उसको वो कलर कर देता था, और उसके ऊपर बाकायदा ना लिखता था, ये कायस्थ की है, ये मुस्लिम की है, ये पंडित की है। जितनी खोपड़ी थी उस पर रिटर्न में सब हिंदी में लिखा हुआ था। और उसके बाद उनको वो उसी फार्म हाउस में वहां पे पेड़ पे टांग के रखता था। जब ये सारा खुलासा हुआ, पुलिस के पैरे तले जमीन निकल गई। फिर पुलिस ने घर में तलाशी ली, तो इसके घर से एक डायरी मिली। उस डायरी में 14 पन्ने भरे हुए थे, बाकी के आगे के खाली थे। और जो 14 पन्ने थे, उन हर पन्नों में सिर्फ दो ही चीजें थी। एक नाम लिखा होता था, जाति लिखी होती थी, और क्रॉस मार्क होता था। तो उस डायरी में 14 नाम थे, और 14 के आगे क्रॉस थे। तो इसका मतलब था कि उसने 14 कत्ल रिकॉर्ड पे किए। जो पहला नाम था वो कालीचरण श्रीवास्तव का था, और जो 14वां नाम था वो धीरेन्द्र सिंह का था, जो जर्नलिस्ट आज के अखबार के। हालांकि पुलिस से पूछताछ में उसने कहा कि करीब उसने 30 लोगों को मारा है। पुलिस ने उसके कहने पे बहुत जगह पे सारी वो भी की, लेकिन कोई इतने 30 के सबूत मिले नहीं, क्योंकि उसने जो डेट बताया था वो बताया था 92 से 2000 के बीच उसने ये सारे चीजों को अंजाम दिया। 2001 में धीरेन्द्र सिंह को उसने मारा, और धीरेन्द्र सिंह को मारने की जो वजह थी
वो बाकी 13 से अलग थी। उसने कहा कि कहीं ना कहीं उसे शक हो गया था कि धीरेन्द्र सिंह उसकी इस जो किलिंग है उसके बारे में उसे कुछ भनक लग गई, उसे जानकारी मिल गई है, तो वो उसका भांडा फोड़ कर देगा, अखबार में खबर छाप देगा। इस डर से उसने धीरेन्द्र सिंह को अपने रास्ते से हटाया, वरना बाकी के लिए उसका सिंपल यही था कि इन लोगों का दिमाग तेज है, इसीलिए जो उसने ड्राइवर और क्लीनर को मारा था उनका दिमाग बहुत तेज था। जो मईन को मारा था उसके सम्मोहन की शक्ति से वो बड़ा प्रभावित था कि इसका दिमाग तेज है। कालीचरण श्रीवास्तव का दिमाग बहुत तेज था, वहां के जो आसपास के लोग कहते थे, इसलिए उसने भी शिकार बनाया। तो इस तरीके से बाद में फिर पुलिस ने ऐसे 14 लोगों को आइडेंटिफाई किया उस डायरी के आधार पर। फिर मुकदमा चला, 2001 में ही चार्जशीट दाखिल की गई और करीब 11 साल तक मुकदमा चलने के बाद निचली अदालत ने 2012 में राजा कलंदर और उसके साले यक्षराज दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि 14 कत्ल के मामले थे, लेकिन उसके और अजीब कत्ल था, जो मतलब एक तरह से ये आदमखोर था। अदालत ने बाकायदा अपने जजमेंट में भी है कि आदमखोर था कि कत्ल करने के बाद, और इसने ये भी बताया कि वो जो खोपड़ी थी वो इसलिए रखता था, उसको एक ट्रॉफी की तरह रखता था कि देखो मैंने ये ऐसे ऐसे लोगों को मारा है जिन जिन के दिमाग इतने तेज थे, और वो सजा के रखता था और उसने वही फार्म हाउस पे रखा हुआ था। वो सारी खोपड़ियां बरामद हुई, डायरी मिली, और ये सारे जो है, और शुरू में उसने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन बाद में जब मामला कोर्ट में गया तब उसने कहा कि नहीं मैंने कोई कत्ल नहीं किया, और आखिर तक वो मना करता रहा। लेकिन शुरुआत में उसने अपना पूरा कन्फेशन जो था उसका, बल्कि वो तो 20-30 कह रहा था। लेकिन खैर अदालत ने बाकी तमाम सबूत और इन चीजों को रखते हुए आखिरकार 2012 में इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई, और ये आज भी दोनों जेल में हैं और अपनी सजा भुगत रहे हैं। सीरियल किलिंग की कहानी बहुत सारी ऐसी है, लेकिन ये इसलिए डिफरेंट है कि ये पुलिस के भी हिसाब से, अदालत के भी हिसाब से बेवजह कत्ल करने के लिए कोई वजह होनी चाहिए, इसके लिए कोई वजह, कोई दुश्मनी कुछ नहीं थी। ये सिर्फ अपनी दिमागी फितूर के लिए कि मेरा दिमाग तेज हो और मैं वाकई राजा कलंदर की तरह राजा बनूं, बहुत शक्तिमान बनूं, और मेरी बुद्धि, मेरे दिमाग के लोग कायल हों और उसके आगे कोई टिक न पाए, सिर्फ इसलिए लोगों का कत्ल करता था और उनके फिर ब्रेन का सूप बनाकर सुबह सुबह पीता था, और उनके सर को जो है वो ट्रॉफी की तरह अपने फार्म हाउस में रखता था। ये थी कहानी राजा कलंदर उर्फ राम निरंजन की। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल दीपक तो दिव्यांशु राज जी पूछ रहे हैं, अगर वो सर लटका देता था तो किसी को खेत में सर दिखता नहीं था, क्या उसकी फैमिली को इसके बारे में पता था? इसमें एक चीज और थी कि जब वो जो खोपड़ी लटकाता था तो वो फौरन ताजा ताजा नहीं, जैसे आप देखेंगे मेडिकल स्टूडेंट्स या फिर बाहर में आजकल जैसे महाकुंभ ही चल रहा है प्रयागराज में, तो बहुत सारे इस तरह के नरकंकाल रखते हैं, तो असली और नकली का पता नहीं चलता। तो ये उस तरीके से, और उसको एक तो पेंट कर देता था वो अलग अलग कलर में, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, रेड, इस तरीके से, तो वो पता। अब दूसरा, वहां पे आम लोग कोई मिलने जुलने जाता नहीं था, और वो पेड़ों में ऐसा उसने रखा हुआ था कि वो आप वहां पे कोई जाए ध्यान से देखे तो पता चले, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो कभी कोई गया नहीं, किसी ने देखा नहीं, और घर वालों को इसकी भनक नहीं थी। मतलब इस पूरे मामले में उसकी वाइफ जो है फूलन देवी और दोनों बच्चे, उनको किसी को जानकारी नहीं थी।
लेकिन हाँ, बाद में फिर उसकी बीवी ने भी एक बयान दिया था कि थोड़ी सी उसके दिमागी उसको लेकर उससे भी होता था कि अब एक अच्छी खासी बीवी का नाम उसको बदल के उसने फूलन देवी किया। दो बेटे पैदा हुए तो एक का नाम अदालत और एक का जमानत। वो इसलिए कि वो खुद को राजा मानता था और उसका ये था कि अदालत भी उसकी जमानत भी वो देगा, सजा भी वो देगा, सुनवाई भी वो करेगी। ये उसकी पूरी सोच थी। सर फहीम मंसूरी जी का सवाल है और कई लोगों का सवाल है कि सम्मोहन शक्ति को आप थोड़े से आसान शब्दों में बता सकें तो क्या चीज है? असल में मतलब ये कहते हैं कि किसी को अपने बस में कर लेने की बात होती है। वो आंखों के जरिए कुछ ऐसा होता है, लेकिन मुझे डिटेल में बहुत इसकी जानकारी नहीं है। इसको हिप्नोटाइज कहते हैं शायद, है ना? Synchronize कर देना। हाँ, हिप्नोटाइज कर देना। ऐसे कुछ गैंग दिल्ली में हैं और मुझे मतलब यकीन नहीं होता, लेकिन इतनी सारी क्राइम हो चुकी कि ऐसा गैंग काम कर रहा था कि एक बूढ़ी औरत जा रही है और अचानक एक सामने से लड़का आया और उसने नमस्ते किया और उसने कहा कि ये आप सब मुझे उतार के दे दीजिए। और उस औरत ने सब कुछ उतार के दे दिया और उसको कोई एहसास नहीं, और वो लेके चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर अचानक वो होश में आती हैं, मतलब चलते ही ये होश गुम है, और फिर कहती हैं कि ये क्यों हो गया, मैंने तो किसी को दे दिया। तो ये एक तरह का सम्मोहन है और शायद ये कहीं मतलब एग्जिस्ट भी करता है साइंस में भी। लेकिन ऐसा एक गैंग दिल्ली में अभी हाल में, मतलब लास्ट ईयर 2018 की और 17 की बात बता रहा हूँ, काफी एक्टिव था और उसने कई ऐसे विक्टिम हैं जिन्होंने पुलिस को बयान दिया कि एक घर में आया, उसने दरवाजा खटखटाया, मुझसे पानी मांगा, उसका बाद अचानक कहता है ये चीजें आप दे दीजिए, और वो दे दिया। और ये बाकायदा उनके कैमरे पर रिकॉर्ड इंटरव्यू है। तो उन्होंने कहा हमें कुछ एहसास ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं चला। तो मतलब ऐसी चीजें शायद होती हैं। सर आशीष सोनी जी का सवाल है, सर वो क्या किसी बीमारी का शिकार था या समाज के ताने बाने ने उसे पागल बना दिया था? नहीं, पुलिस ने इस बारे में देखी, एक तो दो चीजें थी। एक केस बड़ा नाजुक हो जाता अगर जैसे ही पता चले कि ये दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, ये दिमागी रूप से बीमार था, तो फिर अदालत आप उसको सजा देने में थोड़ी सी नरमी बरतती है और कई मुजरिम इसका फायदा उठाते हैं। तो पुलिस ने उसके सारे टेस्ट कराए थे, सब कुछ था, वो बिल्कुल अच्छी खासी सरकारी नौकरी कर रहा था, ड्राइविंग करता था, ड्राइवर था और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहा था। तो उसकी कोई ऐसे लक्षण नहीं थे जिससे वो दिमागी रूप से बीमार दिखे। हाँ, बस एक वो था उसके अंदर कुछ जिसकी वजह से वो बेवजह लोगों को मारता था। सर जेपी पटीदार जी का कहना है कि राजीव दीक्षित की जो जांच दोबारा पीएम ने कराने की कही है, तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए अभी तो शुरुआत है। अब हालांकि जांच दोबारा होगी तो फिर मैंने इसकी आपको पहले बताई थी कि जांच करने के लिए बाकी सारे गवाह और बाकी चीजें तो मिलेंगी, लेकिन कोई विटनेस तो है नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जिससे आप नतीजे पे पहुंच सकते हैं, पोस्टमार्टम हुआ नहीं। तो जब पोस्टमार्टम हुआ नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है नहीं, तो अब इतने सालों बाद कौन कैसे तय करेगा या फैसला लेगा कि वो दिल का दौरा था या जहर से मौत हुई थी, क्योंकि कुछ तो है ही नहीं। तो अब जो भी है, या तो कोई ऐसा विटनेस आए जिसके अगर ये मर्डर है तो सामने उसके मर्डर हुआ है और वो प्राइम विटनेस हो, तब तो समझ में आता है। लेकिन मुझे उम्मीद कुछ भी नहीं है, इसलिए कि पोस्टमार्टम इसमें हुआ नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोई है नहीं। तो किस बेस पे आप बताएंगे कि ये नेचुरल डेथ था या फिर ये मर्डर था? सर आकाश तिवारी जी कह रहे हैं कि सर मैं इलाहाबाद से हूँ, ये घटना मेरे बगल की है और आपने कहा था कि आप कुंभ मेले में आएंगे और हमसे जरूर मिलेंगे, तो आपसे मिलना चाहता हूँ। आकाश जी, मैं पक्का जब भी आऊंगा जरूर मिलूंगा आपसे इलाहाबाद में। अभी तो बहुत भीड़ है इलाहाबाद में और इतने लाखों लोग पहुंच रहे हैं, तो कभी तसल्ली से आपके पास आता हूँ। थैंक यू।
सर अखिल दुबे जी का सवाल है सर, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको 5 ऐसे बड़े अपराधियों की सूची बनानी है जो अब भी भारत के सबसे बड़े अपराधी हैं, जो पुलिस की पकड़ से भी दूर हैं, तो आप किन किन का नाम देंगे? ऐसे तो बहुत सारे भरे हुए हैं, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट करके तो नाम नहीं बता सकता, लेकिन एक नाम तो बता ही सकता हूँ सीधे, पहला, और वो है डी कंपनी के सीईओ दाऊद इब्राहिम। जाहिर सी बात है, हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द 93 से भागा हुआ, और उसको पकड़ के लाना मतलब एक अभी तक तो नाकाम कोशिश ही है। लेकिन दाऊद के आने से बहुत सारे भांडे फूटेंगे हिंदुस्तान में, जो बाकी नेक्सस है उसका भी पर्दाफाश होगा। सर विष्णुदेव चौरसिया जी का कह रहे हैं, सर प्रणाम, मेरा नाम विष्णुदेव है। क्या जेल में बंद कैंडिडेट अगर इलेक्शन जीतता है तो उसकी सजा कम होती है, और जेल में बंद कैंडिडेट को इलेक्शन कमीशन क्यों अलाउ करती है इलेक्शन के लिए? विष्णु जी, ऐसा कुछ नहीं है कि जेल में अगर कोई कैदी रहते हुए इलेक्शन जीतता है तो सजा कम नहीं हो सकती, क्योंकि वो कानून का अपना काम है सजा देना। हाँ, अब तो खैर दूसरा कि अगर आप सजा याफ्ता हैं तो आप तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते, लेकिन आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, आप अभी विचाराधीन कैदी हैं, अदालत का फैसला नहीं आया, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं और जीतते हैं, तो आपके उस केस से उसका कोई लेना देना नहीं है। बस ये होता है कि कई बार स्पीकर की स्पेशल इजाजत के साथ आप लोकसभा या विधानसभा की कार्रवाई में जाकर हिस्सा ले सकते हैं। बाकी आपके जुर्म या आपके उस जुर्म के लिए कितनी सजा होगी उसका इससे कोई मतलब नहीं है। सर जगदीश पटेल जी का कहना है कि हिप्नोटाइज एक साइंस है जो रियल में होती है लेकिन ये सब पर काम नहीं करती है। हाँ नहीं, बिल्कुल, मैंने वही कहा कि ये सम्मोहन है एक साइंस, और ये एग्जिस्ट करता है। और मतलब मैंने तो, चूंकि एक गैंग ने पूरा दिल्ली में कोहराम मचा दिया था, इसलिए भी पता है। लेकिन ये कला जिसको आती है उसी को आती है। सर एक मोहम्मद जिशान जी चाहते हैं कि ददुआ की कहानी सुनाएं आप। जी जिशान साहब, मैं ददुआ की कहानी आपको जल्दी सुनाता हूँ और पूरी डिटेल में सुनाता हूँ। सर रवि प्रकाश जी बहुत देर से कोशिश करें कि आप उनका नाम ले लें। रवि प्रकाश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आज मैं एक लिस्ट भी बनाया था, भूल गया लाना है। चलिए सर चंद्र प्रकाश जी पूछे, सर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में आता है, फिर इसमें फांसी क्यों नहीं हुई अब तक? हाँ, मतलब चंद्र प्रकाश जी, मुझे भी इसमें हैरत है कि इतने लोगों का एक साथ, मतलब एक सीरियल किलर, और वो भी अजीब फितूर, अजीब दिमागी रूप से उसने जिस तरीके से कत्ल किया, फिर जिस तरीके से आदमखोर भी इसमें रहा वो, और उसके बावजूद भी उम्र कैद की सजा। अब मुझे नहीं मालूम ऐसे क्या ग्राउंड थे जिसकी वजह से उसकी सजा कम हुई, लेकिन अभी तो ये कोर्ट में ऊपर भी जाएगा मामला। 2012 में ही एक तो 11 साल लग गए निचली अदालत को ही, तो देखिए हो सकता है अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में शायद ये फैसले बदले। आप में से ही बहुत सारे लोगों को लगातार टाल रहा था, संजय गांधी की मौत की कहानी सुनना चाहते थे, और इस बात को वाकई करीब 38 साल हो गए संजय गांधी की मौत को, वो भी सिर्फ 33 साल की उम्र में। और कहा जाता था कि शायद वो इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी होते, और लेकिन वक्त से पहले जो है उनकी जिंदगी जो है वो खत्म हो गई। इंदिरा गांधी जब सत्ता में थी, बात 75 से पहले है, तब तक चूंकि संजय गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे और राजीव गांधी बड़े, तो दिल्ली में ही पैदाइश हुई और दिल्ली में ही स्कूलिंग हुई पहले।
उसके बाद देहरादून गए, देहरादून के दून स्कूल में पढ़ाई की। लेकिन स्कूल के बाद संजय गांधी कभी कॉलेज नहीं गए। पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा वो इंटरेस्ट नहीं था, तो स्कूल तो स्कूलिंग कर ली, लेकिन कॉलेज कभी जिंदगी में नहीं गए। ऑटोमोबाइल में शौक था, पैशन था, स्पोर्ट्स कार, तेज रफ्तार, इन सारी चीजों का शौक था। तो फिर रॉयल राइस जो है वो लंदन में एक ये जो गाड़ी है बहुत ही महंगी, वहां पे जाकर 3 साल तक ट्रेनिंग लेते हैं, फिर कॉमर्शियल पायलट की भी ट्रेनिंग लेते हैं, और फिर वापस हिंदुस्तान आते हैं। इस बीच में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। 75 से पहले तक संजय गांधी का पॉलिटिक्स में और इन चीजों में इतना ज्यादा दखल नहीं था। एक तो उम्र भी कम थी, क्योंकि 75 में उनकी उम्र करीब 28 साल, शायद 28 या 27 साल रही होगी। तो राजनीति में इतना दखल नहीं था, और इंदिरा गांधी एक मजबूत नेता के तौर पे पहचान अपनी बना चुकी थी। इसी बीच में फिर धीरे धीरे जब 75 से पहले एक उथल पुथल आता है, इंदिरा गांधी के कई फैसलों को लेकर विपक्ष एक होता है, और इस दौरान में फिर 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगानी पड़ती है, और उस इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे जो राइट्स थे, जो अधिकार थे, उसको खत्म किया जाता है। प्रेस पे भी सेंसरशिप होता है, और इसी दौरान में संजय गांधी का कद अचानक बढ़ता है। और कहते हैं कि संजय गांधी थी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हिंदुस्तान नहीं चल रहा था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस से चल रहा था, प्राइम मिनिस्टर के घर से। और उस घर से जो सारे फैसले हो रहे थे वो संजय गांधी ले रहे थे, और बहुत कम वक्त में संजय गांधी का काफी दबदबा हो गया था। लेकिन कुछ फैसले ऐसे थे जिसने संजय गांधी, जैसे इमरजेंसी को ही लेके ये कहते हैं कि संजय गांधी को विलन बताया जाता है। कहा जाता है कि इस इमरजेंसी के पीछे संजय गांधी का भी दिमाग था, और संजय गांधी की वजह से ही मजबूरी में इंदिरा गांधी को ये इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा। इसके अलावा उस वक्त जो एक बड़ा नसबंदी, आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी हालांकि, और उसके ऊपर रोक लगाने के बहुत सारे जो वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने भी हिंदुस्तान को चेताया था। लेकिन उसको लेके जब नसबंदी की बात हिंदुस्तान में हुई आबादी कम और रोकने के लिए, तो कई जगह से जबरदस्ती की इस तरह की खबरें आई कि लोगों को पकड़ पकड़ कर नसबंदी कराया जा रहा है। तो उसका बड़ा दूसरा लोगों में गुस्सा था। इसी तरह से एक बार संजय गांधी जब दिल्ली में तुर्कमान गेट एक इलाका है पुराने दिल्ली में, उस तुर्कमान गेट से कुछ दूरी पे ही मैं कई साल तक रहा हूं पुराने दिल्ली में। तो तुर्कमान गेट, दिल्ली में कई पुरानी दिल्ली में गेट हैं, जैसे दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, तो उसी में एक तुर्कमान गेट भी आता है। तो तुर्कमान गेट के पास वहां पे बहुत सारे ऐसे उस वक्त सलम टाइप बने हुए थे। तो एक बार कहते हैं कि जगमोहन जब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तब संजय गांधी वहां तुर्कमान गेट पहुंचते हैं, और वहां से उनको वो जो हिस्टोरिकल जामा मस्जिद था, बहुत बड़ी मस्जिद है वो दिखाई नहीं दे रही थी।
तो जामवती जब दिखाई नहीं रहा तो संजय गांधी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये क्या, ये इस तरह का एनक्रोचमेंट है, ऐसे घर बने हुए हैं, इनको, इन लोगों को यहाँ से हटाओ। अब जाहिर सी बात है, जगमोहन एलजी थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई और उसके बाद फिर उस तुर्कमान गेट पर बाकायदा डीडीए की तरफ से बुलडोजर जाता है और वहां पे लोगों के घरों को तोड़ा जाता है। लोग गुस्से में होते हैं, वो विरोध करते हैं, पुलिस आंसू गैस के गोले और गोली छोड़ती है और इस पूरे इसमें करीब 150 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद सैकड़ों परिवारों को वहां से उठाकर यमुना के किनारे कच्ची कॉलोनी में बसाया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पे बाद में मकान बनाकर देंगे। हालांकि उसी तुर्कमान गेट के पास अब बहुत सारे ऐसे फ्लैट बनाए गए, बाद में बने भी, लेकिन उस पैमाने पर नहीं जिस पैमाने पर लोग वहां से हटाए गए थे। तो ये जो 150 लोग मारे गए थे, इसको लेके भी बहुत गुस्सा था। नसबंदी का जो अभियान चल रहा था उसको लेकर गुस्सा था। इसी बीच में संजय गांधी की ही पहल पर इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तब उन्होंने एक ये कहा था कि एक आम लोगों का कार का कंसेप्ट लेकर आए थे संजय गांधी। उन्होंने कहा था कि उस वक्त तक ये था कि कार आम मिडिल क्लास लोगों की पहुंच नहीं होती थी कार तक, उनके पास बस टू व्हीलर और साइकिल यही। तो उनका था कि कोई सस्ता अच्छा ऐसा कार है जो आम हिंदुस्तानी भी खरीद सके। तो मारुति का कंसेप्ट वहीं से आया था और इसका बाकायदा सारा सर्वे सर्वा सब कुछ संजय गांधी को बना दिया गया था, जबकि उनका इस पे कोई एक्सपीरियंस नहीं था और कोई ऐसा था नहीं कि वो एमडी या इस तरह की चीजें बनाई जाए। लेकिन संजय गांधी के जीते जी मारुति कार नहीं बना पाई हिंदुस्तान में। हालांकि बाद में इसी मारुति ने बड़ा हिंदुस्तानियों को बड़ा राहत दी, क्योंकि जो कार आई वो बड़ी सक्सेसफुल भी हुई। लेकिन वो बाद में जब संजय गांधी इस दुनिया में नहीं रहे तब जाकर कहीं फिर जो जापानी कंपनी सुजुकी है उसने यहाँ पे आकर और इस मारुति का जो कंसेप्ट था वो मारुति सुजुकी के तौर पे हिंदुस्तान में सामने आया। तो पहली बार जो सस्ती कार और इस तरह की चीजें थी, आम लोगों की कार, वो संजय गांधी की उस वक्त की दिमाग की सोच थी। बट उस वक्त तो नहीं हुआ, बाद में ये ख्वाब पूरा हुआ। तो एक तरफ कंट्रोवर्सी भी चलती रही, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उस वक्त जो संजय गांधी की सोच थी, तो अगर संजय गांधी की मौत ना हुई होती तो हिंदुस्तान शायद बहुत सारी चीजों में बहुत पहले तरक्की कर गया होता। ये एक हल्का जो है एक धड़ा है उसका ऐसा मानना है। दूसरा धड़ा है जो ये कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब डिक्टेटर टाइप और किसी की न सुनने वाला शख्स, ये सारी चीजें थी। तो इमरजेंसी जब लगी तो संजय गांधी के पास बहुत सारे अधिकार, पावर, मतलब माँ तो प्राइम मिनिस्टर थी लेकिन कहते हैं कि अधिकार का और पावर का इस्तेमाल संजय गांधी कर रहे थे। और फिर उस वक्त जब सेंसरशिप भी थी तो एक फिल्म बनी थी किस्सा कुर्सी का, उसको लेकर उसमें यह था कि इंदिरा गांधी, उनके जो निजी सचिव आर.के. धवन, संजय गांधी, जगमोहन और बाकी कैरेक्टर को दिखाया गया था। और वो पूरी जो कहानी थी कि इस तरीके से मतलब वो एक तरह से निगेटिव ही था गांधी फैमिली के खिलाफ। तो उस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पहले में काफी दिन तक लटका रहा, फिर बाद में वो पास होने के लिए तमाम चीजें हो रही थी लेकिन फिल्म पास नहीं हो रही थी। इसी दौरान में इमरजेंसी लग गई। कहते उसी इमरजेंसी के दौरान उस फिल्म के सारे निगेटिव्स और वो जो थे वो उठवाया गया और गुड़गांव में
जहां पे मारुति की फैक्ट्री बननी थी, उस फैक्ट्री में ले जाकर वो सारे नेगेटिव जला दिए गए थे उस फिल्म के, और वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। बाद में इस मामले में कोर्ट में भी मामला गया, और इसमें एक दो और कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम था, उस वक्त मैं भूल रहा हूं, लेकिन कोर्ट में खैर फिर संजय गांधी को इस मामले में आरोपी पाया गया कि उन्होंने जबरदस्ती नेगेटिव और ये सारी चीजें जलाई थी, और 2 साल की सजा हुई। लेकिन 2 साल की सजा में जमानत मिल जाती है, लेकिन निचली अदालत ने संजय गांधी को जमानत नहीं दी और संजय गांधी को कुछ दिन तक जेल में रहना पड़ा। बाद में ऊपरी अदालत से फिर जमानत मिली, खैर उसके बाद तो केस भी खत्म हो गया था। तो ये सारी चीजें एक साथ चल रही थी इमरजेंसी के दौरान। उसके बाद फिर इलेक्शन भी टल गया था, इमरजेंसी की वजह से टालना पड़ा था। लेकिन फिर इमरजेंसी खत्म, 77 में चुनाव होता है और जनता पार्टी की लहर आती है, और संजय गांधी अमेठी से चुनाव खुद लड़ते हैं पहली बार। वो इंदिरा गांधी भी हार जाती हैं उस चुनाव में, और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है, जनता पार्टी की सरकार आती है। तो कहते हैं कि इस इमरजेंसी और उसके बाद इंदिरा गांधी की इस बुरी तरीके के हार के लिए भी लोग संजय गांधी को जिम्मेदार मानते हैं। कहते हैं कि संजय गांधी ने जिस तरीके से लोगों पे दमन किया, कुछ फैसले जबरदस्ती लागू कराने की कोशिश की, जैसे खूबसूरती के लिए ये स्लम और इस तरह के घरों को तोड़ना, या आबादी रोकने के लिए जबरदस्ती लोगों के नसबंदी कराना, तो ये सारे जो है आम लोगों के बीच में ये फैसले गलत साबित हुए, और लोगों में गुस्सा था। वो जो गुस्सा फूटा वो वोट की शक्ल में फूटा, और कांग्रेस की सरकार चली गई। लेकिन कहते हैं कि उन 2-3 सालों में जब सरकार चली गई थी, तब भी इंदिरा गांधी संजय गांधी के बहुत करीब रही, और दोनों बेटों में वो संजय गांधी के ज्यादा करीब थी, संजय गांधी को मानती भी बहुत थी। इस दौरान में फिर संजय गांधी की मेनका गांधी से एक जगह मुलाकात होती है, दोनों में प्यार होता है, और संजय गांधी शादी कर लेते हैं। इनके पास कॉमर्शियल पायलट का भी लाइसेंस था। उधर राजीव गांधी सोनिया गांधी से शादी करते हैं, और वो एयर इंडिया की उसमें पायलट थे बाकायदा, और उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। सोनिया गांधी से इस शर्त पर शादी भी हुई थी कि वो पॉलिटिक्स में कभी नहीं आएंगे, और राजीव गांधी ने वादा किया था सोनिया गांधी से कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। तो खैर ये सारी चीजें चलती रही। उसके बाद 77 का चुनाव हारने के बाद संजय गांधी ही थे जो इंदिरा गांधी को कहते थे कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स से मत हटो, हम बेशक सरकार से बाहर हैं, लेकिन आप अपनी राजनीति जारी रखें। और इस बीच में संजय गांधी ने जितने पुराने कांग्रेसी जो बुजुर्ग हो चुके थे उनको धीरे धीरे साइड किया, और एक पूरी नौजवानों की खेप तैयार की। जो यूथ कांग्रेस उस वक्त की थी, कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा एक्टिव थी, और उस यूथ कांग्रेस को एक्टिव करने के पीछे संजय गांधी थे। इसके बाद ये जो जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, सिंधिया, ये सारे उसी दौर के खेप के यंग लीडर में से आते हैं जो संजय गांधी के साथ हुआ करते थे। इसके बाद 80 में चुनाव आता है, और जनवरी फरवरी में 1980 में, और जनता पार्टी के आपसी फूट की वजह से जनता पार्टी बुरी तरह हार जाती है चुनाव में, और कांग्रेस की सरकार वापस बन जाती है। इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाती है।
करीब 326 या 356, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, कांग्रेस ने सीट जीती थी लोकसभा की 1980 के जनरल चुनाव में। उसमें से कहते हैं कि 155 से 160 एमपी वो आए थे जो बिल्कुल यंग थे, और उन सबको संजय गांधी ने चुना था, उन सबको टिकट संजय गांधी ने दिए थे। तो और वो सब जीते। तो इस जीत से और खुद संजय गांधी भी पहली बार चुनाव जीते अमेठी से, लोकसभा के एमपी बने 1980 में। इंदिरा गांधी रायबरेली से जीती, प्राइम मिनिस्टर बनी। और इस जीत और संजय गांधी के जो यंग ब्रिगेड इतनी बड़ी तादाद में जीत कर आए थे, उसकी कामयाबी के बाद पहली बार संजय गांधी को (1980 में ही कांग्रेस में कोई पोस्ट दिया गया। अभी तक वो जो भी कर रहे थे वो अनऑफिशियली। तो पहली बार 4 जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे कांग्रेस में, और उसमें से एक जनरल सेक्रेटरी संजय गांधी थे। तो 1980 में बल्कि संजय गांधी की मौत से करीब महीने भर पहले वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने थे। लेकिन 80 में जब चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बनी, तब उसके बाद हिंदुस्तान के 9 ऐसे स्टेट थे जिसमें कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तो कहते हैं कि संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को तैयार किया इस बात के लिए कि उन 9 राज्यों में को भंग कर दिया जाए, वहां की सरकार को भंग कर दें, और वहां दोबारा जो स्टेट असेंबली के चुनाव है वो दोबारा कराएं। और तर्क ये दिया जाए कि चूंकि 80 में नया मैंडेट मिला, नई सरकार आई है, देश की जनता ने इंदिरा गांधी की सरकार को चुना है, तो उन राज्यों की सरकार का भी जो मैंडेट है अब वो पुराना है, तो अब नए तरीके से सरकार को चुनते हैं। तो हालांकि इस पे बड़ा विरोध भी हुआ था, क्योंकि सारे 9 राज्यों में अभी सरकार का टेन्योर बाकी था, अभी पूरा नहीं हुआ था कार्यकाल। लेकिन इंदिरा गांधी ने वो 9 के 9 राज्यों की असेंबली जो है, विधानसभा, उसको भंग कर दी और नए चुनाव का ऐलान करा दिया। और इन 9 राज्यों में जो चुनाव हुए, वहां के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर तमाम जो ज्यादातर टिकट का डिसीजन वो संजय गांधी ने किया था। चुनाव का नतीजा आता है, 9 में से 8 स्टेट में कांग्रेस जीत जाती है और सरकार बना लेती है। जो 8 स्टेट कांग्रेस जीतती है, उस 8 के सीएम का चुनाव खुद संजय गांधी करते हैं। तो एक तरह से वो सारे अब संजय गांधी के भक्त। इन 8 स्टेट को जीतने के बाद संजय गांधी का कद अचानक बढ़ जाता है कांग्रेस पार्टी में। पूरी यंग ब्रिगेड अब एकदम एक्टिव, हर जगह बस संजय गांधी संजय गांधी। और कहते ये हैं कि फॉरेन पॉलिसी छोड़ दें और कुछ डिफेंस के मैटर छोड़ दें, तो इंटरनल जितना भी मामला था वो सब, बेशक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन डिसीजन संजय गांधी लिया करते थे। तो ये सब कुछ चल रहा था। एक करीब मई में ही संजय गांधी को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया कांग्रेस का। और उसके बाद अब ये था कि इंदिरा गांधी को उत्तराधिकारी मिल गया और अगला देश का प्रधानमंत्री भी संजय गांधी बनेंगे, ये लगभग लोग मान चुके थे। अब राजनीति के अलावा संजय गांधी की जिंदगी में 2 ही शौक थे, एक सड़क पे तेज रफ्तार गाड़ी चलाना और एक आसमान में प्लेन उड़ाना और कलाबाजी करना। तो ऐसे कई किस्से हैं जब
जो सफदरजंग रोड जहाँ पे पीएम का रेजिडेंस है, वहां पे संजय गांधी जब भी अपनी गाड़ी चलाया करते थे तो सबसे शार्पेस्ट कट लेते थे और उनके जो दोस्त वोस्त बैठे रहते थे वो दहल जाते थे कि मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन संजय गांधी इन चीजों से मतलब ज्यादा वो मजे करते थे, बल्कि एंजॉय। और प्लेन उड़ाना वो भी एक शौक था। 5 महीने हुए थे इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने हुए 80 के चुनाव के बाद। 5 महीने के बाद 22 जून 1980 एक जो सफदरजंग एयरपोर्ट है एम्स से पहले, वहां पे एक वो दिल्ली फ्लाइंग क्लब भी है, तो वहां पर एक कलाबाजी खाने वाला जो प्लेन है वो वहां पे आया हुआ था। और संजय गांधी आमतौर पे उनका रूटीन ये था कि सुबह वो उठकर और अपने घर से मुश्किल से वो 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है और वो दिल्ली फ्लाइंग क्लब जाया करते थे और सुबह प्लेन उड़ाकर छोटा वाला जो भी जहाज और फिर वापस बाकी अपना काम किया करते थे। तो 22 जून को संजय गांधी अपनी बीवी मेनका गांधी को लेकर इसी सफदरजंग एयरपोर्ट के दिल्ली फ्लाइंग क्लब पहुंचते और वहां पर एक 2 सीटर प्लेन था, पिट्स S2A इसका नाम था, PITS, पिट्स S2A। कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे उसमें जो बेहतरीन 2 सीटर कलाबाजी खाने वाला उनमें से एक था ये। और जब ये आया और इन संजय गांधी को पता चला तो संजय गांधी बड़े एक्साइटेड थे उसको लेकर, और संजय गांधी ने बाकायदा इस पे कलाबाजी खाने का फैसला किया था। तो ये संडे से पहले सैटरडे को भी इस पिट्स S2A को इन्होंने उड़ाया और उस पे बाकायदा कलाबाजी खाई। संडे को ये अपनी वाइफ मेनका गांधी को लेकर जाते हैं और उसी प्लेन में फिर बैठाते हैं। जब बैठाने के बाद प्लेन जो जब ग्राउंड पे आता है नीचे, तो उसके बाद कहते हैं कि मेनका गांधी ने खुद ये अपने इंटरव्यू में ये बात बताई है और हूबहू जो उनके शब्द थे उसके साथ उन्होंने बताया था। कहते जब संजय गांधी उस प्लेन में लेकर पिट्स S2A में उस हवा में दिल्ली के आसमान के ऊपर उड़ा रहे थे तो मेनका गांधी प्लेन के अंदर बैठे बैठे चीख रही थी डर के मारे, और बार बार बस ये कह रही थी कि नीचे उतरना है। इसके बाद जब वो करीब करीब 2 घंटे के बाद वो वापस नीचे उतर के सीधे PM हाउस पहुंचती हैं और घर में इंदिरा गांधी मौजूद थी, और जाते ही वो ये कहती हैं कि अपनी सास से कि माँ मैं ये चाहती हूं कि आप संजय को मना करो कि ये इस प्लेन को ना उड़ाए जिस प्लेन को उड़ाकर अभी आ रहा है। और ये एक बार नहीं कई बार कहती है। तो इंदिरा गांधी इस बात को सुनते, उस वक्त वहां पे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी थे जो इंदिरा गांधी को योगा सिखाते थे और लगभग PM हाउस में हुई एक तरह से उनका अपना पूरा आश्रम टाइप का था।
तो जब ये बात सुनती हैं और मेनका को घबराई भी देखती हैं, तब इंदिरा गांधी बाकायदा संजय गांधी से कहती हैं कि मैंने आज तक मेनका को इस तरह से जिद करते हुए किसी बात को कहते हुए नहीं सुना है, और ये इस तरह से कह रही है, इसका मतलब है कि ये सही कह रही है। और इसलिए इंदिरा गांधी कहती हैं कि संजय अगर ये मना कर रही है तो तुम मत जाओ, ना जाओ, मतलब उस प्लेन को लेकर न जाओ। फिर इस पे कुछ मेनका गांधी कहती हैं, फिर इंदिरा गांधी संजय गांधी को कहती हैं कि तुम न जाओ इस प्लेन को लेकर। इसी बीच में आर के धवन जो है इंदिरा गांधी के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, जो उनके साथ साय की तरह रहते थे, वो ये बात सुनते हुए कमरे में दाखिल होते हैं, और जब वो सुनते हैं कि मेनका गांधी ऐसा कह रही, तो आर के धवन ने हंसते हुए ये कहा था कि अरे ये तो मर्दों का जहाज है, मेनका जी ऐसे बोल रही हैं क्योंकि वो औरत है और इसलिए डर गई हैं थोड़ा। तो उन्होंने भी हंस के कहा आर के धवन ने। तब इसके ऊपर फिर लेकिन इंदिरा गांधी ने संजय की तरफ देख के बोला कि क्या ये जहाज सेफ है? तो संजय गांधी ने पलट के ये कहा था कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। उसको मतलब ये थे कि मेनका गांधी यूज टू हो जाएंगी, फिर इनको डर नहीं लगेगा। ये सारी बातचीत शाम को हो रही है 22 जून 1980 की, जब मेनका गांधी डर कर घर में आती हैं। आखिरी बार वो अपने पति के साथ फ्लाइट में उड़कर आती हैं, और जिस तरह से वो कलाबाजी प्लेन को खिलाते हैं उससे डरती हैं, और अपनी सास जो देश की प्रधानमंत्री हैं उनको कहती हैं कि संजय को मना करे ये प्लेन ना उड़ाए। और इंदिरा पूछती हैं कि ये सेफ है, वो संजय जवाब देते हैं कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। और अगली सुबह उसी प्लेन से संजय गांधी की मौत होती है। अब जो अगली सुबह की कहानी है वो ये है कि 23 जून 1980 की तारीख थी ये। सुबह का जो रूटीन था वो करीब 7:15 7:30 के बीच में संजय गांधी अपने घर से निकलते थे, और सफदरजंग जो एयरपोर्ट है दिल्ली फ्लाइंग क्लब, वो 1-2 किलोमीटर के फासले पर है। तो अपने ग्रीन कलर की मेटाडोर, उनके पास कार थी, खुद ड्राइव करते हैं। ड्राइव करने के बाद सफदरजंग एयरपोर्ट पहुंचते हैं। सफदरजंग एयरपोर्ट पर जो वहां के चीफ इंस्ट्रक्टर थे दिल्ली फ्लाइंग क्लब के, सुभाष सक्सेना, वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इनकी ऑलरेडी पहले बात हो चुकी थी कि मॉर्निंग में इसी पिट्स S2A पे सवार होकर दिल्ली के चक्कर काटने। ये हल्का इंजन वाला प्लेन था, और कलाबाजी खाने के लिए कहते हैं कि उस वक्त बेस्ट, और कलाबाजी खाना संजय गांधी का शौक था प्लेन में बैठकर। जब वो पहुंचते हैं तो कहते हैं कि उस दिन 23 जून की सुबह जो कैप्टन सुभाष सक्सेना थे चीफ इंस्ट्रक्टर, वो संजय गांधी के साथ बैठने के लिए पहले तैयार नहीं होते हैं। बात तो हो गई थी, पर उनको मालूम था कि संजय गांधी जिस तरीके से इसको फिर कलाबाजी खिलाते हैं, और वो खास तौर पर जिसके लिए वो तैयार नहीं हो रहे थे, चूरको उन्होंने 1-2 दिन पहले देखा था। संजय गांधी इस प्लेन को काफी नीचाई पर रखकर उड़ाते थे, बहुत नीचे, हाइट कम, और हाइट कम में कलाबाजी, और इसमें एक रिस्क ये था कि अगर जरा सा भी कंट्रोल खोया तो फिर प्लेन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।
तो इसलिए सुभाष सक्सेना तैयार नहीं थे, लेकिन जाहिर सी बात है संजय गांधी की बात को टाल भी नहीं सकते थे, और इसलिए वो दोनों इस प्लेन में बैठते हैं। और सुबह के वक्त करीब 7:38 था जब ये सफदरजंग एयरपोर्ट से टेक ऑफ, ये प्लेन उड़ता है, लेता है। और उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद अशोका होटल के ऊपर से ये उड़ान भरना शुरू कर देता है। अशोका होटल के बाद ये प्लेन को फिर नीचे लाया जाता है, और धीरे धीरे इस प्लेन की ऊंचाई इतनी कम में उड़ रही थी कि वहां पे जो बहुत सारे जो कॉलोनी है, जैसे डिप्लोमेटिक एनक्लेव है एक वहीं पे, उन सब की कुछ लोगों ने बाकायदा अपने घरों खिड़कियों से देखना शुरू कर दिया कि एक प्लेन इतनी नीचाई पे क्यों उड़ रहा है, क्या है ऐसा। हालांकि चूंकि एयरपोर्ट पास में सफदरजंग, अब सफदरजंग एयरपोर्ट से पायलट जो प्लेन, वो जो पैसेंजर प्लेन्स हैं वो नहीं उड़ते, वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे इस तरह के छोटे या फ्लाइंग क्लब है तो इस तरह के ट्रेनिंग के जो प्लेन है वो उड़ते हैं। तो आदी थे लोग वहां के आसपास के रहने के, लेकिन इसकी नीचाई जो इतनी कम हाइट पे उड़ी थी तो वो भी थोड़े हैरान थे। कुछ मिनट तक ये प्लेन उड़ता रहता और उसके बाद अचानक हवा में ही प्लेन के इंजन की आवाज बंद हो जाती है, और वो हवा में ही शायद इंजन बंद हो गया, और बिल्कुल वो खामोश। और उसके बाद प्लेन जो है वो नोज के बल डिप्लोमेटिक एनक्लेव के पास, और इत्तेफाक से ये जो उस वक्त वेलिंगटन उस क्रिसेंट में घर था संजय गांधी जहां हालांकि रहते थे, वो पीएम हाउस में इंदिरा गांधी के साथ। लेकिन जब इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी थी 77 में, तब उन्होंने वेलिंगटन, 12 वेलिंगटन शायद क्रिसेंट था, वहां पे वो रहने लगी थी। लेकिन संजय गांधी अब भी वहां पे दिन में अपना ऑफिस और लोगों से मिलते जुलते थे, और फिर पीएम हाउस में रहते थे। तो उसके बिल्कुल करीब 500 मीटर के दायरे के अंदर डिप्लोमेटिक एनक्लेव के पास ये नोज के बल, नाक के बल नीचे प्लेन गिरता है, और एक पेड़ की उसमें एक नाला था वहां पे, और एक पेड़, उसमें जाकर ये फंस जाता है। लाल कलर का, इसलिए इसको लाल चिड़िया भी कुछ लोगों ने इस प्लेन को नाम दिया था। अब जैसे ही हादसा होता है उसके बाद फौरन खबर दी जाती है। 15 मिनट के बाद, मिनट अंदर अंदर वहां पे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच जाती हैं। लेकिन उस प्लेन के अंदर से दोनों लोगों को निकालना मुश्किल हो रहा था। फिर पहले पेड़ की टहनियां काटी जाती हैं, पेड़ की टहनी को काटने के बाद बड़ी मुश्किल से अंदर जाया जाता है, और प्लेन के अंदर जो देखा जाता है तो दोनों की मौत हो चुकी थी, लाश की हालत भी ठीक नहीं थी। बड़ी मुश्किल से दोनों लाशों को बाहर निकाला जाता है और लाल रंग के कंबल से ढका जाता है, और वहीं पे अब वेट किया जा रहा है, क्योंकि तब तक पीएम रेजिडेंस तक ये खबर पहुंच चुकी थी। सुबह का वक्त था, इसलिए इंदिरा गांधी घर पे थी। खबर मिलते ही इंदिरा गांधी फौरन स्पॉट पे पहुंचती हैं, और पहुंचने के बाद पहली चीज जो हुई थी, जब वो जैसे ही गाड़ी से उतरती हैं, और गाड़ी से उतरने के बाद जहां पे स्पॉट था वहां से आपको थोड़ा पैदल चलना था। गाड़ी से उतरते ही बेख्याली में अचानक इंदिरा गांधी पहली बार दौड़ने लगती हैं।
क्योंकि जो खबर मिली थी वो अच्छी नहीं थी, और दौड़ते हुए वो भागने लगती हैं, नजदीक जाने की कोशिश करती हैं। लेकिन फिर बीच रास्ते में उन्हें ख्याल आता है और वो अचानक दौड़ना बंद कर देती हैं। फिर तेज कदम वो लेती हैं और तेज कदम से वो चलने लगती हैं। उसके बाद जैसे ही वो वहां पे मौके पे पहुंचती हैं, एक शख्स इशारा करता है, और जो एक तो कैप्टन की लाश थी और एक संजय गांधी की, तो संजय गांधी का वो कंबल हटाती हैं, और कंबल हटाने के बाद इंदिरा गांधी फूट फूट कर रोने लगती हैं। फिर जैसे वो दौड़ते हुए अचानक रुकी थी, वैसे ही फिर वो रोते रोते अचानक फिर वो शांत हो जाती हैं। शायद उस वक्त एक बड़ी मुश्किल घड़ी ये थी कि वो एक माँ के साथ साथ हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री भी थी, प्राइम मिनिस्टर थी, और एक प्राइम मिनिस्टर और एक आयरन लेडी जिनको कहा जाता। तो उनको इस तरह से टूटते बिलखते तो देश देखे, शायद ये भी मंजूर नहीं था। इसीलिए एक पल को वो मां भी बनी और फिर अगले पल को वो प्राइम मिनिस्टर भी बन चुकी थी। इसके बाद खैर वो दोनों की लाशों की हालत भी ठीक नहीं थी, और तब राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, जो उनकी बेटी, और राहुल गांधी बेटे, और बीवी सोनिया गांधी, इनके साथ इटली में वो छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। जून का महीना था और बच्चों के स्कूल की छुट्टी थी, राहुल और प्रियंका की, तो वो इटली गए हुए थे और वहीं थे। इधर मेनका गांधी की भी जो मां थी और भाई, वो हिंदुस्तान में नहीं बाहर थे। तो फिर इन दोनों का इंतजार किया जाता, उन्हें खबर दी जाती है, और 2 दिन तक 23 और 24 जून को फिर संजय गांधी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, इन लोगों का वेट किया जाता। 2 दिन के बाद संजय गांधी का फिर अंतिम संस्कार होता है, जिसमें देश के तमाम जो चीफ मिनिस्टर थे, खासतौर पे कांग्रेस के, वो जो 8 राज्यों में चुने गए थे, वो कहते हैं कि करीब 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। और हर चीफ मिनिस्टर की ये था कि कौन कितनी भीड़ ला सकता है। और इसके बाद ही फिर राजीव गांधी यहाँ पे पहुंचते हैं, और जब अंतिम संस्कार होता है उस दिन 23 जून को एक और चीज हुई थी। 23 जून को जब ये हादसा हुआ, उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में ये खबर 10 बजे के करीब आई, और उसके बाद भी ऑल इंडिया रेडियो में जो नॉर्मल प्रोग्राम है वो चलता रहा। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद अचानक वो उसमें शोक संगीत और ये सारी चीजें बनने लगी। अब ये चीजें जो है वो राष्ट्र अध्यक्ष के लिए सिर्फ होता है, जब आप कोई शोक और ये सारी चीजें मनाते हैं। और उस वक्त संजय गांधी सिर्फ एक एमपी थे, तो वो इसके हकदार नहीं थे। तो फिर ये बातचीत बताई जाती है, फिर ऑल इंडिया रेडियो तक बात पहुंचती है, फिर वो उसको हटाते हैं, फिर वो अपने नॉर्मल प्रोग्राम पे जाते हैं। तो ऐसी भी कई गलतियां हुई। लेकिन इस हादसे के बाद, इस हादसे ने कई चीजें एक साथ की। एक तो ये कि इंदिरा गांधी को कहते हैं कि संजय गांधी की मौत ने लगभग तोड़ दिया था, और फिर बहुत सारे फैसले उन्होंने लिए, उसमें एक ऑपरेशन ब्लू स्टार और ये, जिसकी वजह से संजय गांधी की मौत के ठीक 4 साल के बाद उनकी भी मौत हो गई। और जो राजीव गांधी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, जिन्होंने सोनिया गांधी से वादा किया था
संजय गांधी की अचानक मौत ने इंदिरा गांधी को इतना तोड़ दिया कि इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी से फिर कहा कि अब मैं अकेली हूं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। तो अपनी माँ का साथ देने के लिए फिर उन्हें एक अपना वो वादा तोड़ना पड़ा और राजनीति में आए वो। उनकी राजनीति में आने के बाद फिर 4 साल के बाद इंदिरा गांधी की मौत हो गई। उसके बाद फिर राजीव गांधी की भी मौत हो गई। तो संजय गांधी की मौत ने गांधी परिवार में बहुत सारी चीजें बदल कर रख दी थी। हालांकि उनकी मौत के बाद फिर वही मारुति जो सपना था वो सुजुकी ने मिलकर बनाया, और मारुति आज भी हिंदुस्तान की वो कार है जो आप किसी भी इलाके में चले जाइए वहां मिलेगी। और आज भी हिंदुस्तान में वो कहते हैं कि सबसे सस्ती, टिकाऊ और अच्छी और भरोसेमंद गाड़ी है मारुति, और सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। तो वो उस वक्त ड्रीम था आम लोगों का कार, जो बाद में सच और सही हुआ। तो दोनों तरह से लोग याद करते हैं संजय गांधी को, एक तरह से कि इमरजेंसी के विलेन के तौर पर भी, नसबंदी के गुनहगार के तौर पर भी, इनक्रोचमेंट को लेकर जबरदस्ती करने वाले के तौर पर भी, दूसरी तरफ की एक डेवलप हिंदुस्तान को और आगे ले जाने की जो विजन और वो सारी चीजें थी उसके तौर पर भी लोग कहते हैं कि अगर वो होते तो शायद इंडिया बहुत पहले और तरक्की कर चुका होता। तो ये थी पूरी कहानी संजय गांधी की। अब मैं कहूंगा दीपक से, अगर इससे जुड़े हुए कुछ, वो आसिम है आज, माफ कीजिएगा, बताओ। सर, एक सतीश मेहता जी का सवाल है। हाँ। कि संजय गांधी की मौत में हम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का हाथ को सुनते हैं क्योंकि वो ज्यादा अच्छे प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे। आज जब संजय गांधी की मौत हुई उसके बाद ये बहुत सारे हलकों में ये बातचीत थी, ये चल रहा था। कई लोग बाद में भी कहने लगे, शक और सवाल की संजय गांधी की मौत के पीछे इंदिरा गांधी है। लेकिन जितने बड़े बड़े जो इंदिरा गांधी के करीबी लोग हैं या फिर जो उनके क्रिटिक हैं या बाकी लोग भी, उन्होंने सबने एक बात कही कि संजय गांधी इंदिरा गांधी के सबसे करीबी थे, उनके दोनों बेटों में भी। और संजय गांधी के हर सलाह मशवरे पे भी वो बहुत भरोसा करती थी, और उन दोनों में प्यार भी बहुत था। फिर एक चीज, हम लोग चूंकि हिंदुस्तानी है, तो हालांकि ऐसे बहुत सारे क्राइम हुए हैं जिसमें कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, मैंने आपको बताया, जिसमें क्राइम ना हुआ हो। लेकिन सत्ता के लिए मतलब, और उसमें अब सरकार में आ चुकी है सब कुछ, और इस तरह से अपने बेटे को मारना, मरवाना, ये सिर्फ मुझे लगता अफवाहें हैं। इसमें कोई, क्योंकि अभी तक अगर कोई सच्चाई होती तो आज 38 साल में कभी ना कभी कुछ चीजें सामने आती। लेकिन बाकी छोड़ दीजिए, आप खुद जो बाद में रिश्ते में बहुत कड़वाहट आई, मेनका गांधी को उस गांधी परिवार से अलग होना पड़ा, बीजेपी का दामन थामा, वरुण गांधी उनके बेटे आज वो भी बीजेपी में है। लेकिन तमाम चीजों के बावजूद मेनका गांधी ने कभी उंगली नहीं उठाई अपनी सास पर या फिर और किसी शख्स पर, अपने पति की मौत को साजिश मानकर या सवाल करते हुए। तो ये भी एक बड़ा सबूत है कि शायद ये सारी चीजें अफवाही हैं। सर, चंद्र प्रकाश शर्मा है कुरुक्षेत्र से, ये बोल रहे हैं कि संजय गांधी तानाशाही सोच रखते थे, क्या इस बात में सच्चाई है? जो चीजें उस वक्त हुई, जैसे मैंने आपको बताया कि नसबंदी हो या फिर इंक्रोचमेंट खाली कराना हो, ये सारी चीजें, तो उसमें संजय गांधी जब कोई फैसला करते थे तो कहते हैं कि एक बुरी आदत ये थी कि किसी की सुनते नहीं थे और बस फिर वो अपनी मन की ही करते थे।
तो जो सोच और जो वो सारी चीजें थी वो कहीं ना कहीं तानाशाही वाली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, एक रेलवे रिजर्वेशन करके है सर, ये लोग बोल रहे हैं कि इस बात में ये इन्होंने कहीं पढ़ा है कि संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को किसी बात पे थप्पड़ मारे थे। ये बहुत पुरानी बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं एक डिनर पार्टी में संजय गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी पर हाथ उठाया था। ये भी सिर्फ किस्सा है, कहानी है। इसका कोई सबूत, इसका कोई गवाह, इसका कोई प्रूफ आज तक सामने नहीं आया। सर, गौरव वर्मा है, वो बोल रहे हैं कि क्या ये मर्डर हो सकता है आपके हिसाब से? अगर हाँ, तो उस टाइम पे किसी ने जांच की के लिए क्यों नहीं कहा गया? नहीं, चूंकि एक तो मर्डर हो सकता है, इसका ये बेमाने अब ये इसलिए हो जाता है कि कोई जांच अब पॉसिबल नहीं है जब तक कि कोई इसमें, अगर मान लीजिए कि वाकई ये साजिश थी और उस साजिश का कोई सूत्रधार है अभी भी, और वो सामने आके सारी कहानी बताए, तब समझ में आता है। वरना ये सिर्फ किस्सा है और बातें हैं, अफवाहें हैं, उसका कोई सिर पैर तो होता नहीं है। तो ये चीजें नहीं है। लेकिन जो विटनेस, जितने भी उस कॉलोनी इलाके के लोग थे, उन्होंने देखा कि वो इससे पहले भी 2-3 दिन और फिर बाद में बहुत सारे लोग आए, संजय गांधी के दोस्त आए, ब्यूरोक्रेट्स आए। इससे पहले कई ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, इन लोगों ने भी इंदिरा गांधी से शिकायत की थी संजय गांधी की कि ये इस तरीके से बड़ा ही अजीब तरीके से प्लेन उड़ाते हैं, इनको समझाइए। और ये सेफ्टी नॉर्म्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। बल्कि 1-2 बार ये होता है कि जैसे जूता पहनकर आपको, अगर आप पायलट हैं तो आपको बैठ के उसमें हैंडल करना पड़ता है। ये कोल्हापुरी चप्पल पहनकर भी प्लेन में जाकर बैठ के प्लेन उड़ा लिया। तो उस पे कई इंस्ट्रक्टर, इन लोगों ने कंप्लेंट भी की थी। तो लेकिन वही है जिद्दी और वो सारी सोच। तो इंदिरा गांधी ने समझाया भी था कई बार, और पर वो सुना नहीं। अब कई दोस्तों ने समझाया। ये भी किस्सा है कि संजय गांधी चलते चलते कई बार कार को जो है वो अचानक, कहते थे, दोस्तों को डराने के लिए इंजन बंद कर दिया या शार्प कट लिया, शॉट लिया। तो ये सारी चीजें करते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि 23 जून से 10-12 घंटे पहले मेनका गांधी खुद शिकायत कर रही हैं अपनी सास से, इंदिरा गांधी से, कि इनको आप मना कीजिए, ये प्लेन ना उड़ाएं कम से कम। बाकी कोई भी प्लेन उड़ा लें, ये प्लेन ना उड़ा, क्योंकि इस प्लेन में कलाबाजी खाने वाली थी। आप सीधी प्लेन उड़ाए जाए या नीचे आ जाए वो ठीक है, लेकिन कलाबाजी, और वो भी एकदम कम हाइट पे, वो हमेशा डेंजरस है। और उसमें 1 सेकंड के लिए आपका कंट्रोल खोया तो आप गए। और वही चीज हुई। 12 घंटे पहले समझाने की कोशिश की गई, मेनका गांधी ने मना भी किया, लेकिन संजय अपनी जिद पर थे। वो अगले दिन सुबह जाते हैं और वो आखिरी उड़ान उनके लिए साबित होती है। सर, विमल है, वो बोल रहे हैं कि अगर संजय गांधी जिंदा होते और प्रधानमंत्री बन जाते तो इस टाइम पे देश किस दिशा में होता? ये सवाल यही है कि अगर होते, बन जाते तो किस इसमें होता। इस सवाल का ईमानदारी से जवाब ये है कि अगर वो होते, बनते और कुछ करते और वो हम लोगों के सामने होता तो शायद हम लोग उस पर बात बेहतर कर सकते थे। लेकिन बन जाते, जिंदा होते, तो ये सारी चीजें हवा में है। तो इसके बारे में मतलब कुछ भी कहना एक तरह से बेईमानी होगी। सर, एक हम लोगों के सब्सक्राइबर हैं, विवेक अग्रवाल, वो बोल रहे हैं कि संजय गांधी और कैप्टन के अलावा किसी और की भी इस हादसे में मृत्यु हुई थी? नहीं, इसमें 2 ही लोग थे। और यहाँ पे एक चीज और भी थी। अच्छा हुआ मैं आपको बताता हूँ कि जब ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया दोनों लाशें। तो हॉस्पिटल में इंदिरा गांधी, जो चीफ इंस्पेक्टर थे जिनके साथ में डेथ हुई थी,
उनकी फैमिली को बाकायदा ढारस बंधा रही थी, दिलासा दे रही थी, एक बोल्ड, एक आयरन लेडी के तौर पर। और कहते हैं जैसे ही वो अकेले आती थी तो फूट फूट के खुद रोने लगती थी। तो उन्होंने वहां पे ये भी वो दिखाया, लेकिन 2 सीटर था और इसमें कोई और था नहीं, और जहां पे गिरा वहां पे भी कोई लोग नहीं थे। सर सुमित है, वो बोल रहा है संजय गांधी के मृत्यु के पीछे ये कहा जाता है कि उनके प्लेन से कुछ जो पार्ट्स थे वो निकाल दिए गए थे। इस बात में सच्चाई ये भी कहानी नहीं, ये भी सिर्फ कहानी है और अफवाहें। हाँ, इसमें एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, एक और भी है। आप जैसे कहा गया बहुत सारी साजिश हो सकती है, इन्होंने मर्डर है, मरवा दिया। अब एक दूसरी चीज आपको बताता हूँ कि जिस दिन इंसिडेंट हुआ 23 जून 1980 को, तो पहली बात जब यह खबर मिलती है इंदिरा गांधी को, वो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर पहुंचती हैं स्पॉट पर, और उसके बाद देखती हैं, जब मैंने आपको बताया था, दौड़ती हैं, फिर रोती हैं, फिर संभलती हैं, उसके बाद वो चली जाती हैं। उसके बाद दोनों बॉडी भी उठाकर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। कुछ घंटे के बाद इंदिरा गांधी उसी स्पॉट पे दोबारा आती हैं, और वो जिस जगह पे ये प्लेन गिरा था, उस प्लेन के चारों तरफ वो सिक्योरिटी के साथ थी, और वो एक एक चीज देख रही थी। तो इसको बहुत सारे बाद में एक रूमर ये भी उड़ा कि इंदिरा गांधी कोई वहां पे ऐसी चाबी ढूंढने आई थी जो संजय गांधी के पास थी, जिसमें खुफिया खजाना था और सारी चीजें थी, सारी बातें थी। लेकिन जो वहां पे लोग थे उन्होंने बाद में बताया, जिसमें डॉक्टर भी थे और भी थे, जो टीम थी जांच करने वाली, वो दोबारा जब आई थी तब एक वो माँ की ममता थी जो लेकर आई थी। और वो ये, चूंकि मैंने आपको बताया था कि बॉडी की हालत ठीक नहीं थी प्लेन क्रैश के बाद, तो वो खुद ये देखने आई थी कि कोई ऐसी चीज या बॉडी का कोई ऐसा पार्ट्स तो यहां नहीं रह गया जो उनके बेटे का है, तो वो वापस ले जाए। तो वो एक माँ थी जो वहां पे दोबारा आई थी। लेकिन ये सच है कि 23 जून को उस जगह पे इंदिरा गांधी 2 बार गई थी, एक बार जब खबर मिलने के बाद और एक बार कुछ घंटों के बाद। सर एक मयंक सिंह है, वो बोल रहे हैं कि क्राइम तक हम लोगों से बोल रहे हैं, टीम से जानना चाहते हैं कि शम सर की इतनी एनर्जी का राज क्या है। एनर्जी का राज कुछ नहीं, आप लोगों की मोहब्बत है, प्यार है, और इसलिए मैं बोलता रहता हूँ। आप चूंकि सुनते अच्छे से हैं इसलिए मैं बोल लेता हूँ, और बाकी कुछ नहीं है। जिस दिन लगेगा कि हाँ बोर कर रहा हूँ आप लोगों को, उस दिन से मैं बिल्कुल फौरन बंद कर दूंगा। तो हाँ सर एक सवाल है सर, ये अंसारी है, आफ्ताब अंसारी, बोल रहे हैं कि सर जब इंदिरा गांधी को पता चला था कि उनके बेटे की डेथ हो गई है, तो उन्होंने एक चीज पूछी थी कि उनकी घड़ी कहाँ है, कि इस बात में भी सच्चाई है? नहीं यही चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि उन्होंने ये पूछा घड़ी कहाँ, किसी ने कहा कोई चाबी पूछ रही थी। इनमें से एक भी चीज का प्रूफ, सबूत कुछ नहीं है। तो इसलिए इस पे कुछ भी कहना वो बहुत ही, फिर मैं कहूंगा, बेईमानी होगा और गलत होगा, क्योंकि बात उस पे करनी चाहिए जिसपे कोई प्रूफ हो, कोई सबूत हो, या उस वक्त के लोग हों जिन्होंने ऑथेंटिसिटी के साथ इस पे बारे में लिखा हो। लेकिन आप जिससे बात करेंगे कि नहीं मैंने फलाने से सुना था, फलाने से सुना, तो सुनी सुनाई बातों पे कोई राय कायम करना, ये एक तो ईमानदारी की चीज नहीं होती। तो ऐसे तमाम किस्से हैं, लेकिन वही है कि उसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है।
सर एक विकास मिश्रा है, वो बोल रहे हैं कि मेनका गांधी और वरुण गांधी जो हैं, ये दोनों लोग कांग्रेस पार्टी से अलग हैं। सोनिया और मेनका के बीच कुछ ठीक नहीं है। क्या इस वजह से ये लोग राजनीति में एक साथ नहीं है, या अपने पति की हत्या के पीछे या मर्डर था या जो भी था उसकी वजह से नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि संजय गांधी की अचानक हुई मौत के बाद फिर उधर दूसरी तरफ आप देखिए कि राजीव गांधी, जिनको राजनीति में नहीं आना था, वो अपनी मां की वजह से राजनीति में आते हैं। और फिर धीरे धीरे कुछ दूरियां बढ़ी सास और बहू में भी। और उसके बाद ये जो हमारे हिंदुस्तान में तो अक्सर ही होता है घरों में, तो लेकिन इसमें कभी ये नहीं रहा कि मेनका गांधी ने अपनी सास पे या फिर राजीव गांधी या उन लोगों पे ये इल्जाम लगाया, शक जताया कि संजय गांधी की मौत जो है वो नेचुरल नहीं है, एक्सीडेंट से नहीं है, बल्कि साजिश है, मर्डर है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। बाकी चीजें हुई, लड़ाई, अब जाहिर सी बात है उसमें हक से लेके, पद से लेके, फिर कौन दर्जे को लेकर, वो कई चीजें थी जिसकी वजह से दूरियां बढ़ी। फिर मेनका गांधी अलग हो गई। फिर उन्होंने संजय जन मोर्चा बनाया जब वो अलग हुई थी सबसे पहले। और उसमें एक ये भी था कि वो शायद कई लोग कहते हैं कि संजय गांधी चूंकि पहली बार अमेठी से एमपी बने थे, तो वो चाहती थी कि संजय गांधी के बाद एक तो ये था उत्तराधिकारी तो राजीव गांधी को बनाया गया। कई लोग ये मान के चल रहे थे शायद मेनका गांधी बनेंगी, लेकिन मेनका गांधी बनी नहीं। यहाँ तक कि अमेठी से उनको चुनाव भी नहीं लड़ने के लिए हुआ।